जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं, कुछ ही दिन पहले ओलंपिक में जब जेवलिन थ्रो का प्रोग्राम हुआ पेरिस के अंदर, तो हम लोगों की आशा थी कि हमारे देश का नीरज चोपड़ा, जो कि पिछली बार भी पदक जीत के आया था गोल्ड, और सबसे ज्यादा दूर तक भाला फेंकने का उसका रिकॉर्ड था, वो गोल्ड लेके हिंदुस्तान के लिए आएगा। हम लोगों की आशा थी कि 3 गोल्ड हमको शायद मिलेंगे। एक तो जेवलिन थ्रो में मिलेगा जो मिलेगा, और इसके अलावा विनेश फोगाट रेसलिंग में 50 किलो रेसलिंग में हमारे लिए गोल्ड लेके आएंगी, और हॉकी में हमको गोल्ड मेडल मिलेगा। मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते और ये रिकॉर्ड बनाया, हिंदुस्तान में पहली बार 2 पदक जीतने वाली बिटिया वो बनी। विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र हुआ और उसको ही नहीं, देश को भी गोल्ड या सिल्वर मेडल से वंचित कर दिया गया एक षड्यंत्र के तहत। और षड्यंत्र कैसे हुआ, इसकी चर्चाएं आपने बहुत ज्यादा सुन ली। जेवलिन थ्रो में जो हम सोच रहे थे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आएगा, वो सिल्वर से उसको संतोष करना पड़ा, और उसी का नाम एन, दूसरा एन, नदीम, जो कि पाकिस्तान का जेवलिन थ्रोअर था और जो नीरज चोपड़ा का बहुत अच्छा मित्र है, मतलब दे आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, उसको गोल्ड मिला। पाकिस्तान को पहला गोल्ड मिला आज तक का, और पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान जो विश्व गुरु है उसका नंबर तो 75वां 76वां नंबर है, और हमारे पास एक भी गोल्ड नहीं है। खैर, हमारे जो यहां से कंटिंजेंट गया था उसने पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत की, लेकिन लगता है शायद कारण यह था कि हरियाणा पंजाब में जो खेल बजट देते तो शायद पदक मिलते, वो सारा बजट ज्यादातर गुजरात को दे दिया गया, जहां से ना कोई कंटिंजेंट में गया ना कोई जीता, 2 लोग गए थे शायद। लेकिन एन से नदीम, एन से नीरज चोपड़ा और एन से नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्रधान सेवक, सम्मानित प्रधानमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री। अब यह देश को कैसे सहन होता कि फेंकने में पाकिस्तान वाले हमसे ज्यादा फेंक जाएं। तो आज 15 अगस्त का हमारा शुभ अवसर था, देश की स्वतंत्रता की सुबह थी, और माननीय मोदी जी ने लाल किले से देश को संबोधित किया, और मुझे लगता है कि मोहम्मद नदीम का जो रिकॉर्ड था उन्होंने तोड़ दिया। देखिए, कई सारी घटनाएं हुई, कई चीजें हुई, कई इतिहास बदले गए, और कई ऐसी चीजें हुई जो कभी नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ जब वहां पे दर्शक दीर्घा लगती है, तो उसमें सबसे फ्रंट लाइन पे बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर्स बैठते हैं, लीडर ऑपोजिशन बैठते हैं। पिछले 10 साल से लीडर ऑपोजिशन लोकसभा में कोई था नहीं, क्योंकि 10% सीट जो थी वो कांग्रेस के पास नहीं थी, इसलिए उनका कोई लीडर ऑपोजिशन नहीं था। लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी था अधीर रंजन चौधरी। इस बार क्योंकि 10% ज्यादा सीटें, इसलिए राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन बने, और लीडर ऑपोजिशन का मतलब होता है कैबिनेट रैंक का मंत्री। तो अगर पूरे विश्व को भारत के लोकतंत्र, खूबसूरत लोकतंत्र का दृश्य दिखाना था, तो अच्छा यह होता कि उसमें गृह मंत्री बैठते, रक्षा मंत्री बैठते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर बैठते और राहुल गांधी बैठते। लेकिन क्योंकि यह सहन नहीं होता लोगों को कि विपक्षी नेता कैसे फ्रंट रो में बैठ जाएगा, तो राहुल गांधी को 5वीं या 6ठे रो में बिठाया गया, और राहुल गांधी वहां भी कैमरा उनके ऊपर फोकस रहा, क्योंकि आज देश की सब कैमरों का जो फोकस है वो राहुल गांधी पे है, और सारी लाइमलाइट वो छीन के ले जाते हैं। और जब पूछा गया तो रक्षा मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी को हमने पीछे इसलिए बिठाया कि इसी साल हमने स्वतंत्रता दिवस पर यह निर्णय लिया कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा उसमें खिलाड़ियों को आगे बिठाया जाएगा, और क्योंकि खिलाड़ियों को आगे बिठा दिया है, इसलिए हमने लीडर अपोजिशन को उन्हीं के साथ पीछे बिठा दिया, और वो भी 5वीं 6ठी रो में बिठा दिया।
जबकि आप देख रहे हैं कि फ्रंट रो में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें मंत्रीगण हैं, लीडर पोजीशन, उन्हें बैठना चाहिए, वो उनका अधिकार है, वो मंत्री हैं, लेकिन लीडर पोजीशन भी कैबिनेट मंत्री है। और एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश होता अगर राहुल गांधी को बैठा लेते, एक कुर्सी और डाल देते, एक कुर्सी डालने में कौन सी परेशानी, लेकिन नहीं, दिखाना था कि नहीं उनको, और कैमरा उन तक फोकस रहा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सिद्ध हुई कि जो विजेता है, जो जीत के आए हैं, उनके साथ राहुल गांधी बैठे। और अभी 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें राहुल गांधी ने एक योद्धा की तरह, एक प्लेयर की तरह, एक एथलीट की तरह सारे नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए, जिस प्रकार उसकी छवि खराब की गई थी उसको सुधारते हुए जिस प्रकार का प्रदर्शन इंडिया अलायंस ने किया और कांग्रेस ने किया, वो प्रशंसनीय है। इसके अलावा माननीय मोदी जी ने जब वहां से भाषण दिया तो उन्होंने कहा 2047 तक, अरे 2047 में तो एक जनरेशन निकल जाएगी। आज जो बच्चा 16 से 22 साल का है, ये 20-25 साल के अंदर तो इसका प्राइम जीवन खत्म हो जाएगा। अगर इसको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर ये बेरोजगार रहेगा और अगर ये पढ़ नहीं पाएगा, अगर ये ट्रीटमेंट अपने माँ बाप का हॉस्पिटल में नहीं करा पाएगा, अच्छी एजुकेशन नहीं पा पाएगा, तो ये अपनी अगली जनरेशन को कैसे देगा। और जब आपकी जनरेशन की जनरेशन अनपढ़ रह जाएंगे, जहां एजुकेशन का बजट कम कर दिया जाएगा, तो देश कैसे समृद्ध राज्य बनेगा। तो उद्देश्य तो आपने रख लिया 2047 का, क्योंकि 2047 बहुत दूर है, तो एक झुंझुना आपने पकड़ा दिया, एक गाजर सामने टांग दी कि आज से 25 साल के बाद देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जो देश की जनता मेला न्यूट्रिशन से परेशान है, गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, अग्निवीर से परेशान है, किसान एग्रीकल्चरल इनपुट की बढ़ती हुई कॉस्ट और एमएसपी की गारंटी न मिलने की वजह से परेशान है, मध्यम वर्ग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीटी, रियल एस्टेट, दुनिया भर के बंदिशों के बाद इस बार के बजट में और ज्यादा परेशान है। तो 2047 तो तब होगा जब ये सरवाइव करेगा और ये पढ़ पाएगा और इसको नौकरी मिलेगी और अपने अगले जनरेशन को पढ़ा पाएगा। लेकिन एक सपना दिखा दिया गया। खैर, माननीय मोदी ने कहा कि मेरे आने के पहले लोग जो था स्टेटस को में बिलीव करते थे, लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे, लोग का था ठीक है जैसा चल रहा है दो, जैसा चल रहा है चलने दो। भाई, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पुरखे होते हैं, हम उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, श्राद्ध में उनका श्राद्ध करते हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से देखे। और हमारे यहां माना जाता है कि अपने पूर्वजों को गाली देने वाला सबसे ज्यादा निकम्मा होता है। अगर कोई व्यक्ति है कि मेरे बाबा गलत थे, मेरे पड़बाबा गलत थे, मेरे पिताजी गलत थे, मेरी मां गलत थी, तो इसका माने वो आदमी सबसे ज्यादा दुष्ट है और सबसे ज्यादा एहसान फरामोश है। क्योंकि आज के तारीख में हम लोग जो भी हैं वो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के, अपने समाज के बुजुर्ग लोगों के मार्गदर्शन की वजह से है। और अगर कोई आदमी उनको गाली देता है, इसका माने वो सम्मान करने योग्य नहीं। तो यह कहना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सब निकम्मे थे, सब स्टेटस को में बिलीव करते थे, लाल बहादुर शास्त्री को भी घसीट रहे। जिन लाल बहादुर शास्त्री ने 5 फीट की हाइट पे पाकिस्तान को पटकनी दे दी थी और भारत की सेना लाहौर पुल क्रॉस करते और लाहौर में पहुंच जाती, ये वो लाल बहादुर शास्त्री थे जिनको आप कहते हैं वो स्टेटस को में लोग बिलीव करते थे। जब आप कहते हैं लोग स्टेटस को में बिलीव करते थे, इंदिरा गांधी स्टेटस को में बिलीव नहीं करती थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 1971 में और 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को शरणार्थी बना के अपने देश के अंदर लाई थी। और हमने बचपन में उनको जानवरों की तरह बाड़ों के अंदर खाना खाते और नहाते धोते देखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस जमाने में जब अमेरिका रूस की तूती बोलती थी और बाइपोलर वर्ल्ड था, एक गुट निरपेक्ष देशों का एक ऐसी लीडरशिप डेवलप की थी जिससे रूस भी उनकी इज्जत करता था और अमेरिका भी उनकी इज्जत करता था। पीवी नरसिम्हा राव ने जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ
उसकी शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव ने की। और आप सारे अपने जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री हैं उनको, और सबसे ज्यादा आप अटल जी का अपमान कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि जो अडवाणी जी हैं वो आपके राजनीतिक गुरु थे, और जब गुजरात दंगे हुए उसके बाद आपको लोग हटाना चाह रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री पद से, तो उस समय बाला साहब ठाकरे ने और अडवाणी जी ने आपका साथ दिया था। तो बाला साहब ठाकरे के पुत्र को भी आप बता दी, आपने अडवाणी जी को भी धता बता। चलिए अडवाणी जी को धता बता दी, लोगों ने कहा कि गुरु गुरु नहीं रहा और चेला चीनी हो गया, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। लेकिन आपने अटल जी को भी कहा कि वो स्टेटस को में बिलीव करते थे, जबकि अटल जी तो आपके गुरु थे। अटल जी तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रणेता थे, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई थी। आप तो बहुत छोटे से नेता थे। जब अडवाणी जी का रथ चल रहा था, राम रथ चल रहा था, तो आप पीछे खड़े होते थे। आपसे आगे ऐसे लोग खड़े होते थे जो आपके सामने आज खड़े होने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि वो लोग स्टेटस को की बात आप कर रहे हैं, जो देश के अंदर जय जवान जय किसान का जिन्होंने नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी की देश के अंदर इतनी इज्जत थी, एक नारा दिया था कि एक समय का खाना छोड़ दो, लोगों ने एक समय का खाना छोड़ दिया था। PL 480 जो उस समय अमेरिका से गेहूं आयात हुआ करता था लाल रंग का, और हम आत्मनिर्भर नहीं थे। देश को आत्मनिर्भर बनाने में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ, और ये सारे रेवोल्यूशन उस समय हुए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी और देश आत्मनिर्भर बना। केवल नारे नहीं दिए गए कि आत्मनिर्भर बन जाएगा, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बना दूध के मामले में, फलों के मामले में, वेजिटेबल्स के मामले में, अन्न के उत्पादन के मामले में और टेक्नोलॉजी के माध्यम में। IT के गुरु बन गए। जब राजीव गांधी ने IT रेवोल्यूशन की बात की थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, अटल जी बैलगाड़ी से गए थे पार्लियामेंट के अंदर उसका विरोध करने के लिए कि नौकरियां चली जाएंगी। और आज के तारीख में वर्ल्ड के अंदर अगर किसी चीज में भारत गुरु है तो IT इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे बच्चे मेधावी हैं, परिश्रमी हैं। टेक्नोलॉजी की कमी और पढ़ाई और वो सुविधाएं उनको नहीं मिलती, लेकिन अगर उनको सुविधाएं मिले तो विश्व के बड़े बड़े लोगों को पछाड़ सकते हैं। जो आप देख सकते हैं विश्व के जितने भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स आपको हिंदुस्तानी मिलेंगे। अब तो हो सकता है अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हिंदुस्तानी हो जाएं, मतलब अमेरिका नेशनल है लेकिन ओरिजिनली हिंदुस्तानी है। और यूके का जो प्राइम मिनिस्टर रहे ऋषि सुनक, वो भी ओरिजिनली हिंदुस्तानी मूल के थे, बाद में वहां गए, नागरिकता ग्रहण की और बाद में वो वहीं के होके रह गए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बने। इतनी योग्यता हिंदुस्तानियों में है। और आप कह रहे हैं वो लोग स्टेटस को मेंटेन करते थे। अटल जी ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इंदिरा जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, माननीय मोदी जी आपने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए? जो उद्धव ठाकरे आपसे पूछते हैं ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं हिंदुओं पे अत्याचार रोकने के लिए? आपने क्या कदम उठाए? हिंदू जो बांग्लादेश से आना चाह रहे हैं उनको आप घुसने नहीं दे रहे। अगर उन पे अत्याचार हो रहा है तो उत्तरदायी तो अगर इंदिरा जी आज होती तो क्या इस प्रकार का अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे हो सकता था? अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो कर्तव्य तो आपका है ये रोकने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की और इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी की थोड़ी है, माननीय मोदी जी आपकी है। तो जिस प्रकार का भाषण आज दिया गया है लाल किले से, मुझे लग रहा है कि ये लोग जिनसे भी मेरी बात हुई ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार का बात नहीं करनी चाहिए थी। कभी आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात नहीं की, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया, केवल उन्होंने 2037 का नारा दिया, अपने पूर्ववर्ती सारी सरकारों को जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी उसकी आलोचना की और यह कहा कि जैसे कंगना रनौत कहती हैं कि 2014 के बाद ही देश की स्वतंत्रता हुई, उसी प्रकार से मोदी जी भी इनडायरेक्टली कह रहे थे कि जब से मैं आया हूं नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर, बाकी तो हमारे देश के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं बायोलॉजिकल हुए हैं, मैं पहला देश का प्रधानमंत्री जो नॉन बायोलॉजिकल हूं। देश उन्नति ही उसके बाद कर रहा है, जबकि जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं रोज कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं होती हैं, रोज कहीं ना कहीं पुल गिरते हैं, रोज कहीं ना कहीं ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, रोज कहीं ना कहीं पेपर लीक होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर अपनी आत्म प्रशंसा और अपनी आत्म मुग्धता पे आदमी कोई इतना ज्यादा लीन हो जाए तो मैं केवल परमेश्वर से कामना कर सकता हूं
कि जल्द स्वस्थ हों और देश की जो हमारी बड़ी शालीन और ऐतिहासिक परंपराएं हैं और हमारा इतिहास है, उसे कृपा करके कायम करें। यह आत्ममुग्धता किसी भी राजनीतिक नेता को, जिसको चुना जाता है जनता के द्वारा, ना आपके हित में है ना राष्ट्र के हित में है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।